अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अहमद और आज हम बात कर रहे हैं ऑटो पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नई ऑटो पॉलिसी आएगी, टैक्सेस में कमी लाएगी और गाड़ियों की प्राइसेस सस्ती होगी। लेकिन इसमें एक मरतबा फिर हमें डिले देखने को मिल रहा है और इसी वजह से पूरा ऑटो सेक्टर इस वक्त शदीद मुतासिर दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की सेल्स गुज़िश्ता कई सालों से डाउन थी, कुछ इस साल नंबर्स बेहतर दिखाई दिए, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑटो पॉलिसीज़ में अगर ऑटो फाइनेंसिंग जैसे मसले मसाइल हल कर लिए जाते हैं और टैक्सेस में कमी कर ली जाती है तो गाड़ियों की प्राइसेस में अच्छी खासा कमी हो सकती है और शहरियों के लिए गाड़ियां ख़रीदना आसान होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ऑटो पॉलिसी है उसको एक साल के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर किए जाने की जो बातें हैं वो हो रही हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा नईम, जो कि एनालिस्ट हैं प्रिम वेंचर्स के। जी उसामा, ये बताइएगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, जो ओवरऑल एंटिसिपेट किया जा रहा था कि रीसेंट जो ऑटो पॉलिसी 2026 में एक्सपायर होगी, उसके फ़ौरन बाद ही कोई दूसरी पॉलिसी आ जाएगी, बट अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया। अगर हम रूमर्स की बात करें तो जो इनिशियली ड्राफ्ट शेयर हुए थे उसमें ये बताया गया था कि जो आपकी प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं इनको और सस्ता किया जाएगा और इनलाइन लेके आ जाएगा बैटरी एनर्जी व्हीकल्स और आपकी रीव्स के साथ, जो कि 1% के ऊपर सेल टैक्स चार्ज होता है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और जो 8.5 और 12.5% के ब्रैकेट में चार्ज हो रहा था सेल टैक्स, उसको बढ़ा के 25% पे ले गया है, जो कि इन गाड़ियों को और एक्सपेंसिव बनाता है। तो आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और उसकी वजह से सेल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। हमने देखा कि लोगों की पहुंच से बिल्कुल जो है वो गाड़ियां दूर हो गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते थे जो करने के बाद गाड़ियों की प्राइसेस भी कम होती और उसका इम्पैक्ट सेल्स पे भी नजर आता? देखिए, अगर इस वक्त हम देखें जो गाड़ियों की प्राइसेस महंगी हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई फैक्टर है तो वो गवर्नमेंट के टैक्सेस और ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इस वक्त जो भी गाड़ी मार्केट में CKD के फॉर्म में बिक रही है उस पर तकरीबन 50 से 52% टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा कि जो गुज़िश्ता पॉलिसीज़ आई हैं उससे बेनिफिट तो हुआ है इंडस्ट्री को, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लेयर्स हैं मार्केट में वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। 13 के करीब EVs बनाने वाली कंपनियां जो है मार्केट में आ चुकी हैं। इस वक्त 31 के करीब प्लेयर्स जो हैं वो ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वैरायटी हैं गाड़ियाँ बना रहे हैं, लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिर आप क्यों समझते हैं कि ये पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं हैं? देखें, इस वक्त जो भी पॉलिसीज़ के अंडर नए प्लेयर्स आए उसमें एक चीज़ तो गवर्नमेंट को जो क्रेडिट जाता है वो ये है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो मॉडल्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए, जो फीचर्स पाकिस्तान की मार्केट में कभी नहीं देखे गए थे ऑटो सेक्टर के अंदर, वो इंट्रोड्यूस किए गए, वहाँ तक तो ये क्रेडिट जाता है। बट जितने भी नए प्लेयर्स आप कह रहे हैं जिस पॉलिसी के अंडर आए उसमें कोई भी एंट्री लेवल गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस नहीं की गई, बहुत ही मिनिमल लेवल पे। अगर हम हिस्टोरिकली देखें जो पाकिस्तान में पुराने 3 से 4 लेगेसी प्लेयर्स थे उनके मार्जिन 13 से 14% एटमोस्ट चल रहे होते थे। जो लास्ट पॉलिसी 21-26 के अंडर प्लेयर्स आए उनके जो मार्जिन है वो तकरीबन अप टू 27% की तरफ रहे, और सारी गाड़ियाँ जो इंट्रोड्यूस की गई उनमें से मेजॉरिटी जो थी वो 7 से 10 मिलियन के ब्रैकेट में थी, जो कि एंट्री लेवल बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते उसमें। अच्छा, इसमें एक फैक्टर हमने ये भी देखा कि जो नंबर ऑफ़ सेल्स है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, यानी 2 से 2.5 लाख गाड़ी सालाना पाकिस्तान में बिकती है वो उतनी ही बिक रही है। कंपनीज तो बहुत सारी आ गई, लोगों को ऑप्शंस भी मिले, लेकिन जो इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। बिल्कुल, देखें, इसमें देखने की चीज़ ये है कि हमारा जो ओवरऑल ऑटो सेक्टर का जो पाई है वो उतना ही रहा, बल्कि रिड्यूस ही हुआ है ओवर द ईयर्स। अगर हम 2022 में देखें तो हमारा जो पीक था वो 3,44,000 हमारी पैसेंजर कार्स और LCV व्हीकल्स बिकी थी, और फिजिकल 26 जो हमने क्लोज़ किया वो तकरीबन 2,06,000 गाड़ियों पर क्लोज़ किए, जो कि पामा के रिपोर्टेड नंबर्स हैं। इसमें अगर आप नॉन पामा प्लेयर्स डाल लें, जो कि रिसेंट पॉलिसी के अंडर काफ़ी प्लेयर्स आए थे, तो 30 से 40,000 गाड़ियाँ उनने बेची। बट बात ये है कि ये गाड़ियाँ जो भी आई हैं इनमें से मेजॉरिटी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जैसे देख लें उनमें से अभी तक किसी की भी असेंबली लाइन या प्लांट यहाँ पे नहीं लगा। मोस्ट ऑफ देम जो है वो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बेच रहे हैं, जो कि एक ट्रेडर वाला सिस्टम है। और इसमें हमारे पास क्या सस्टेनेबिलिटी है कि आगे जाके ये कंपनीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगी, या जो कैपेक्स की कमिटमेंट्स इनने की हैं ये मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे कैपेक्स करेंगी, क्योंकि इन कंपनीज़ की तरफ से भी अगर देखें तो इनको एक रिस्क है। जैसे अभी प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड्स पे सेल टैक्स को बढ़ा दिया गया और बैटरी एनर्जी व्हीकल्स पे सेल टैक्स मेंटेन किया गया 1% पे ही। अगर नेक्स्ट ईयर सेल टैक्स को भी बढ़ा के 18% पे ले आते हैं तो क्या उन कंपनीज़ के लिए भी सेंस बनता है इस मार्केट में ऑपरेट करने के लिए? तो बात ये है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि 2030 तक जो EVs हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए सब्सिडाइज जो हैं वो चीज़ें अनाउंस की गई हैं, टैक्सेशन में भी कमी की गई है। तो आप नहीं समझते कि ये 4-5 साल उनको दिया जा रहा है इसी वजह से, ताकि वो आएँ या इन्वेस्ट करें, अपने प्लांट्स लगाएं? बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इन्वेस्ट वो तभी करेंगे जब उनको अगले 5 से 10 साल का रोड मैप या पॉलिसी फ्रेमवर्क मिलेगा। जब तक उनको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर सेल टैक्स EV पे 1% है और हम EVs को पुश करना चाहते हैं, जितनी भी नई गाड़ियाँ बिकती हैं 2030 तक उसमें से 30% शेयर जो EVs का होना चाहिए,
तो इसको मेंटेन रखने के लिए ईवीज़ अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। अगर ईवीज़ का टैक्स सिमिलरली हम बढ़ा देते हैं, जैसे प्लग इन हाइब्रिड से बढ़ाया, तो ईवीज़ भी फिर अफोर्डेबल नहीं रहेंगी किसी भी कंज्यूमर के लिए। अभी भी अगर आप देखें जो अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड्स की ईवीज़ हैं वो 7 मिलियन की प्राइस से स्टार्ट होती हैं और वो 1% के सेल टैक्स में। तो कोई भी कंपनी कैपेक्स तभी करेगी जब उसको एमोटाइज कर सकती है ओवर द ईयर्स। अगर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में उनकी वॉल्यूम्स में वो नहीं मीट कर पाते ड्यू टू द प्राइसेस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पुश होगा बेसिकली अगर सेल टैक्स बढ़ता है, तो वो एमोटाइज कैसे करेंगे अपनी कॉस्ट। तो आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे अभी से ऑन बोर्ड लेना चाहिए इनको, कि एक 8 साल 10 साल पॉलिसी लानी चाहिए ताकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागे ना, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि बहुत सी कंपनियां आई और चली गई, वो सर्वाइव नहीं कर सकी पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये क्या वजह थी? देखिए, इसमें सबसे पहले देखने की जो चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑटो सेक्टर को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना देना चाहता भी है कि नहीं देना चाहता। तो सारी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट को एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक तरफ हम ऑटो पॉलिसीज़ में OEMs को बेनिफिट दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएं, जिधर से मैंने जैसे अभी रिसेंटली बात की कि उनके मार्जिन कंपैरेटिवली पुराने प्लेयर्स से बहुत बेहतर है। बट इसमें कंज्यूमर के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम टैक्सेस की बात करें, अगर किसी भी गाड़ी पे टैक्स 50 से 52% है उसकी ओवरऑल प्राइस का, तो फिर वो गाड़ी कंज्यूमर जो एंट्री लेवल व्हीकल्स हैं वो कैसे किसी के लिए अफोर्डेबल हो सकती हैं। और जो महंगी गाड़ी हैं वो आप कह सकते हैं जितने भी नए प्लेयर्स आए वो एक तरीके से इंपोर्ट की सब्सटीट्यूशन आप कह लें, जो 7 से 10 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में गाड़ियाँ थी। तो पाए अभी भी उतना ही है, उसमें जो पीसेज हैं वो इधर उधर मूव करती है गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है न्यू प्लेयर्स को कि वो आए इन्वेस्ट करें, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो फाइनेंसिंग है, ऑटो फाइनेंसिंग है, उस पर कैप लगा दिया है। 3 मिलियन से ज़्यादा की फाइनेंसिंग नहीं है, 3 साल का टाइम लिमिट है, जबकि हमारे पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑटो सेक्टर की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप नहीं समझते ये तो जो डिसीजंस आ रहे हैं वो बड़े कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये फिर वही बात है कि गवर्नमेंट अगर 10 और प्लेयर्स यहाँ से नहीं ले आती है या आज कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जिसमें 20 और प्लेयर्स आ जाते हैं, अगर वो उस पाए को ही नहीं बढ़ाना चाहते जिसमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो बिक रही हैं वो ज़्यादा हों, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहती कि ऑटो सेक्टर बूम करता है यहाँ से, तो अपने टैक्सेस रिड्यूस कर सकते थे। लास्ट बजट में हमने देखा जो कि एक एंट्री लेवल गाड़ी थी 850 सीसी की, उस पर कंसेशनल सेल टैक्स था 12.5% का, उसको रिमूव करके हम वापस 18% पे ले आए। तो ऐसे तो कंज्यूमर्स के लिए जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ वो तो बिल्कुल फीजेबल नहीं है। जबकि हमें छोटे कंज्यूमर को तो सपोर्ट करना चाहिए था कि छोटी गाड़ियाँ हैं वो तो एक मिडिल क्लास तबका या एक लोअर मिडिल क्लास तबका ही वो अफोर्ड कर पाता है, तो वहाँ पर इंसेंटिव होने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ भी टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। बिल्कुल, और इसमें हमें यही देखने की चीज़ है कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम पॉलिसीज़ लाएंगे, बेनिफिट्स देंगे, लेकिन वो सेक्टर को ग्रो होने क्यों नहीं दे रहे। अगर मैं आपसे नंबर्स की बात करूँ तो इस साल तकरीबन हमने 2,40,000 गाड़ियाँ अगर CKDs में प्रोड्यूस की यहाँ पे, तो तकरीबन 2.5 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल था CKDs की किट्स का। अगर गवर्नमेंट का जो टारगेट अर्ली 2000 से 5 लाख गाड़ियाँ पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस करने का है, जो कि अर्ली 2000 में भी हुई था और लास्ट ऑटो पॉलिसी 2026 में एक्सपायर हुई, उसमें भी 5 लाख गाड़ियों का ही है। अगर हम 5 लाख गाड़ियाँ अचीव कर लेते हैं सेल्स यहाँ पे, तो क्या वो हमारे इंपोर्ट बिल पे जो प्रेशर डालेगा वो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर सकती है? सवाल ये है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट बिल का जो प्रेशर है अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली उस डिमांड को कर्टेल करेंगे अलग अलग पॉलिसीज़ लगा के या टैक्सेस लगा के। अच्छा, हम जैसे प्रोडक्शन की भी बात करें तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन 6 लाख यूनिट्स तक तो मौजूद है ऑलरेडी। नए प्लेयर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है ये कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है, लेकिन जो डिमांड है उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, क्योंकि इतनी हाई प्राइसेस, लोगों की जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, फाइनेंसिंग बहुत लिमिटेड है, तो इसको किस तरह से गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को डिसाइड कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियाँ अच्छी हैं या लोकल गाड़ियाँ अच्छी हैं, क्योंकि हर बजट में हम यही देखते हैं कि इंपोर्टेड और जो लोकल गाड़ियाँ उनके बीच में जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कि जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको तकरीबन 15% का एक एज मिलेगा कंपेयर टू CBUs और CKD की गाड़ियों में। लेकिन इस बजट में जो चेंजेस आए उसमें हमने देखा कि वो उनके पास स्पेस भी कम हुई है यहाँ से। तो गाड़ियाँ तो तब तक सस्ती नहीं होंगी जब तक गवर्नमेंट अपने सेल टैक्स और ओवरऑल टैक्सेस कम नहीं करती, और जब तक गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी डिमांड पिकअप नहीं करेगी यहाँ पे। आप जितने भी प्लेयर्स नए ले आएँ, जितनी भी फीचर्स और वो सब ले आएँ, वो एक आप कह लें एलीट के लिए वो गाड़ियाँ हैं, हर बंदा वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन का 6% है वही इस वक्त गाड़ियाँ जो है अफोर्ड कर सकता है इस प्राइस रेंज में, तो बाकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो किस तरह से गाड़ियाँ खरीदेगी? बिल्कुल, और आप ये भी देखें कि जो लास्ट 2 साल में हम बात करते हैं कि ऑटो सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। अगर हम इस फिस्कल ईयर 26 की सिर्फ बात करें, तकरीबन पैसेंजर कार्स और LCV में 39% की ग्रोथ देखी गई है। बट बात ये है कि वो ग्रोथ बिल्कुल एक लो बेस की वजह से, आपके फिस्कल ईयर 22-23 में जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी इसकी वजह से काफ़ी प्लांट्स तो आधा साल बंद रहे थे। वो आपकी बेस ही इतनी लो साइड हो चुकी है कि लास्ट 2 ईयर से वहाँ से आपको कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है। और जब तक आप ऑटो फाइनेंसिंग को 3 मिलियन के कैप से नहीं हटाते, आप बेहतर फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लाते लोगों के लिए,
ये आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिक पाएंगी। अच्छा, ईवीज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास करके जो हमारी जो कम्युनिटी है वो इस तरह से सोचती है कि एक गाड़ी लेते हैं तो वो 10-10 साल 15-15 साल चलाते हैं, फिर वो सेल करते हैं, रीसेल वैल्यू भी उनको चाहिए होती है। तो ईवीज़ की इस हवाले से दुनिया भर में कैसी मार्केट होती है? देखिए, ओवरऑल दुनिया ईवीज़ पे काफ़ी बुलिश थी अगर हम 3-4 साल पहले जाएँ, लेकिन अब सब ने स्केल डाउन किया क्योंकि सबको समझ आई ईवी के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, जहाँ उसके बेनिफिट्स हैं वहाँ उसके कंस्ट्रेंट्स भी हैं। ईवी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो बंदा वर्टिकल्स आप कह लें फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, चार्जिंग स्पेस नहीं है, वो ईवी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अगेन पाकिस्तान में जो ईवीज़ आई, दोज आर ऑल अबव 5 to 7 मिलियन के ब्रैकेट में, वो फिर एक अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। दूसरा, ईवीज़ में ये भी देखना चाहिए कि जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं उनकी यहाँ पे लोकल मार्केट में जो वेंडर्स हैं उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा वो होता है तो उसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट है उसको रिस्टोर करने की आप कह लें वो बहुत ज़्यादा है। तो ईवीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आपके इंपोर्ट बिल पे जो फ्यूल की रिलायंस है उसको भी रिड्यूस करेगी, लेकिन ईवी आप हर बंदे के ऊपर पुश नहीं कर सकते। तो अगर हम गवर्नमेंट की ही पॉलिसी के जो उनका व्यू है उसके इनलाइन जाएँ कि हमें अपना कार्बन एमिशंस कम करनी है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है ओवर द ईयर्स हमें अपना, और साथ ही साथ हमें अब बैटरी एनर्जी व्हीकल्स को अडॉप्ट इसलिए करना है कि हमारा जो फ्यूल बिल इंपोर्ट बिल पे फ्यूल की रिलायंस है उसको कम किया जाए। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास था वो प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था, जो कि हमने देखा कि रिसेंटली उस पर लोगों ने काफ़ी शिफ्ट भी करना शुरू किया था, ऐसा ऐसा कंफर्ट लेवल बिल्ड हुआ था। पाकिस्तान का इशू ये है कि जो मार्केट है बहुत कंजर्वेटिव है, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है क्योंकि कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ऐसे मूव्स के लिए, तो लोग स्लोली मूव करते हैं उसकी तरफ। रिसेंटली हमने देखा कि शिफ्ट आना शुरू हुआ, तकरीबन 20 to 25,000 प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में बिकी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 26। लेकिन अब जो ये टैक्सेस में इंक्रीज़ किया गया है, इसके बाद देखिए कंज्यूमर के पास सारे ऑप्शन हैं, और कंज्यूमर अगर हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ले रहा है तो वो ये देख के ले रहा है कि फ्यूल सेविंग्स उसको बेसिकली कितनी है। लेकिन अगर इन प्राइसेस पे अगर देखा जाए तो फ्यूल सेविंग्स बिल्कुल है ही नहीं, अपफ्रंट जो कॉस्ट वो पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो आई थिंक अब वापस वही वाली बात है कि जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो एक ही पाए है वो रोटेट होता जा रहा है। लास्ट 2 सालों में आइस इंजन्स गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लग रहे थे कि वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, तो उन्हें प्लगइन्स और हाइब्रिड्स पे इंसेंटिव्स दिए। इस साल प्लगइन्स और हाइब्रिड्स को वापस महंगा कर दिया। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट में देखूँ तो किसी के लिए भी हाइब्रिड सब फीजेबल नहीं है। अच्छा, हैरत की बात ये भी है कि जैसे गवर्नमेंट ने ईवीज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन दी है मुख्तलिफ कंपनियों को, और नई कंपनियां भी आ रही है, लेकिन जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं वो इस तरफ अभी तक डाइवर्ट नहीं हो रहे, वो अभी तक वही पुरानी तरीके से जो है वो गाड़ियाँ बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो इस तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? टेक्नोलॉजी तो सबके पास अवेलेबल है, हमारे पास जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, जापानीज इंडस मोटर्स हो जाए या होंडा हो जाए, ये जाइंट्स हैं अपनी ग्लोबल मार्केट। लेकिन पाकिस्तान में नहीं बना रहे। बिल्कुल नहीं बना रहे, उसकी वजह पॉलिसी है। मेरा जो व्यू है वो ये है कि इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी है। अगर आज इंडस मोटर्स या कोई भी गाड़ी की कंपनी प्लान करती है कि पाकिस्तान में हमें प्लग इन हाइब्रिड की लाइन लगानी है, अगर वो लास्ट ईयर लाइन लगाते हैं अपनी और ये सेल टैक्स इस साल रिवर्स हो जाता तो अपनी कॉस्ट को एमोटाइज करेंगे कैसे? तो वो कंफर्टेबल हैं, 2-3-4% उनका मार्केट शेयर अगर लूज होता है भी, आइस इंजन्स कम बिकती हैं और प्लग इन हाइब्रिड्स दूसरे प्लेयर्स की ज़्यादा बिक जाती हैं, वो फिर भी इस पर कंफर्टेबल हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि भाई कोई 5 साल 10 साल का रोड मैप या पॉलिसी तो हो जिसके तहत हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। अगर हर साल हम बजट में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करते रहेंगे तो कोई भी नई इन्वेस्टमेंट्स ला के नई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा गाड़ियाँ, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे जो भी कंपनी है उसका कमाना तो है ना। बिल्कुल। तो वो कैपेक्स करे और उसका वो मॉडल बिके ही नहीं, तो इससे बेहतर है वो 2-3 हज़ार गाड़ियाँ साल की कम बेच लेंगे। और ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैन्युफैक्चरर्स भी सोचते हैं या समझते हैं कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं वो हमारे यहाँ है नहीं। जो पॉलिसी आती है उसमें आईआरओ अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर की, अगर हमें इस बजट को सिर्फ अकेले नहीं देखना चाहिए, लास्ट ईयर के बजट को भी साथ देकर हम इसके देखें तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अंडर हमने जो ACD और RD एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया हमने, जिसकी वजह से जो आपकी इंपोर्टेड व्हीकल्स थी वो सस्ती हुई। उसमें गवर्नमेंट ने जो बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ थी 3000 सीसी प्लस की अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 3 से 5 मिलियन उनकी प्राइस डिक्रीज़ हुई। और ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो 850 सीसी के ऊपर जो कंसेशन था 12.5% का, उसको हटा के वापस 18% पे ले आए। तो अगर गवर्नमेंट के पास, और इस साल हम देखें तो गवर्नमेंट ने वापस वही RD और ACD को फर्दर रिड्यूस किया नेशनल टैरिफ पॉलिसी के अंडर, बट एक नई ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी वजह से 2000 सीसी से ऊपर जो भी गाड़ियाँ वो उल्टा महंगी ही होंगी इवन आफ्टर रिडक्शन RD एंड ACD। तो ये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो है ये लास्ट ईयर ये स्टेप क्यों नहीं लिया गया? अगर लास्ट ईयर ये स्टेप लेते तो आपकी जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ जो लोकली पाकिस्तान में बन रही हैं उसमें एक स्पेस मिल जाती, कंज्यूमर को बेनिफिट होता। असल इशू सारा ये आ रहा है कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसका बेनिफिट जो उठाया है वो आपके नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने उठाया है। कंज्यूमर को सिर्फ इतना बेनिफिट हुआ है जिसके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, उसको वैरायटी और फीचर्स ज़्यादा मिल गए नई गाड़ियों में। जिसने फर्स्ट गाड़ी ओन करनी है या मोटरसाइकिल से शिफ्ट करना है उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई गई
जो वो इस पर शिफ्ट करे। अच्छा, आप नहीं समझते कि जिस तरह से कंपनियां धड़ाधड़ पाकिस्तान में आ रही हैं और कुछ कंपनियां अपने प्लांट्स भी लगाने का बोल रही हैं लेकिन अभी तक लगाया नहीं है किसी ने, जैसे BYD ने अनाउंस किया था, अब तक ये काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरह गैक है और डिफरेंट कंपनियां हैं। तो आप नहीं समझते कि ये लग जाना चाहिए था या काम शुरू हो जाना चाहिए था, या सिर्फ ये जो इंसेंटिव लेके गाड़ियां बेचने आए और उसके बाद ये कंपनियां 2-3 साल बाद पाकिस्तान से गायब हो जाएंगी? ये भी तो एक बड़ा मसला है बिल्कुल, मार्केट में। हमें सस्टेनेबिलिटी देखना चाहिए। ब्रांड्स आप कितने भी लें उनमें से सस्टेनेबल कितने और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में रहेंगे कितना। इसको मैं अगर आपके पुराने सवाल से लिंक करूँ कि पुराने प्लेयर्स कोई गाड़ी नहीं क्यों नहीं लाए, क्योंकि उनको पॉलिसी पता है, कंसिस्टेंट नहीं है। और नए प्लेयर्स ने जो कमिट किया हुआ है कि वो प्लांट लगाएंगे, लेकिन डिले पे डिले आता जा रहा है उन प्लेयर्स की तरफ से। वो इसी वजह से कि जैसे मैंने कहा कि अगर सेल टैक्स या कोई भी स्ट्रक्चर ड्यूटी का चेंज होता है तो उनके लिए फिजिबल ही नहीं रहेगी पाकिस्तान की मार्केट। और हमें ये भी देखना चाहिए कि रिसेंट शिफ्ट में सारे जो प्लेयर्स आए वो चाइनीज़ प्लेयर्स थे पाकिस्तान की मार्केट में। चाइना की अगर हम ऑटोमोटिव स्पेस देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत हेविली सब्सिडाइज किया सारे प्लेयर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरऑल अपनी कैपेसिटी को काफ़ी इन्हेंस किया। बट ऑन दी अदर एंड इशू ये हुआ कि US और यूरोप की जो मार्केट्स थी वहाँ पे काफ़ी टैरिफ्स लगे इन मार्केट पे। और वो मार्केट्स अगर मैं आपसे कहूँ तो वहाँ पे सेडान्स इतनी नहीं बिकती थी, SUVs काफ़ी डिमांड थी वहाँ पे उन मार्केट्स में। और जो रिसेंट जितने भी प्लेयर्स आए आपने देखा होगा कि सेडान सेगमेंट में बहुत ही कम लोग आए, सब SUV सेगमेंट में आए। तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हमें ये भी देखना चाहिए, अगर चाइनीज़ प्लेयर्स को ओवर द नेक्स्ट 2 years 3 years पाकिस्तान से बेहतर कोई और लुक्रेटिव मार्केट मिलती है, आपकी नॉर्थ अमेरिका है, कोई भी ऐसी मार्केट मिलती है, तो क्या वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे या इसी स्पीड पे गाड़ियाँ यहाँ बेचेंगे भी या नहीं? आखिर में हमारे पास कहीं वो 4-6 प्लेयर्स ही तो नहीं वापस क्योंकि बच आपकी जाएंगे। बातों से मुझे ये लग रहा है कि 5-6 साल बाद यही 5-6 प्लेयर जो है वो सर्वाइव कर रहे होंगे और वही पुरानी गाड़ियाँ लोगों को बेच रहे होंगे। और जो सूरत हाल है दिखाई दे रही है, ये ना हो कि ये कंपनियाँ वापस चली जाए। बिल्कुल, देखें ना, जो कंपनी पॉलिसी में आई उससे 5 साल पूरा पॉलिसी का बेनिफिट अगर ले लिया है और आगे उसको देख रहा है कि उसके लिए बिजनेस वाइबल या फीजिबल नहीं है, तो वाई वुड दिस स्टे। और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में ऐसे कोई फाइन्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किए या कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि इन कंपनीज़ को बाउंड करें कि ओवर द नेक्स्ट ईयर आपने फर्दर इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान के अंदर, या आपने जो कि इन्वेस्टमेंट कर ली है उस पर आप मेंटेन रखेंगे। अच्छा, EVs के हवाले से थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे, हाईवेज़ पर जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि EV जो है हर बंदे के लिए नहीं है, उसमें रेंज एंग्जाइटी भी है और पाकिस्तान की जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उस हिसाब से वो गाड़ी कितनी सेंसिटिव है नहीं है ये भी लोगों को देखना है, उसकी रीसेल वैल्यू देखनी है। EVs और प्लग इन हाइब्रिड्स में जो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है उनकी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है और 4-5 साल बाद जब वो गाड़ी बेचने जाएंगे तो उस वक्त उनकी गाड़ी को उनको क्या वैल्यू मिलेगी या वो कैसे दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट करेंगे। दूसरा हमें ये भी देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट का 2030 का टारगेट है 30% ऑफ एनी व्हीकल सोल्ड जो भी हों वो आपकी बैटरी एनर्जी व्हीकल्स हों, उसमें देखने की चीज़ है कि अभी तो शायद हमें बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा हो क्योंकि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बट बात यह कि इनिशियली जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, ये तो अर्ली मूवर्स हैं या फर्स्ट मूवर्स आप इनको कह लें। लेकिन जिनके लिए EV में कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे उनके घर के हों, चार्जिंग के हों, कुछ भी हों, ये जो पेस है ये टेपर डाउन होते हुए आपको नजर आएगी। और ये जो 30% का एम्बिशियस टारगेट है ये मेरे ख्याल से तो अचीवेबल नहीं है यहाँ से, और ये पेस काफ़ी स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी। ये अर्ली मूवर्स है जिनके पास अभी आप कह लें कि लग्जरी थी अपनी गाड़ी चेंज करने की या अफोर्डेबिलिटी थी टू मूव टूवर्ड्स EV, उन लोगों ने ये कर ली है। तो इसलिए आई थिंक जो प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनके सेल टैक्स को दोबारा कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो गवर्नमेंट का भी एम है कि ओवरऑल जो हमारे इंपोर्ट बिल पे फ्यूल रिलायंस है उसको भी हम देखें, और ये इफ़ नॉट द बेस्ट तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है। और एक चीज़ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूज़ कार की जो इंपोर्ट है वो अभी तक वहीं की वही है। तकरीबन 40-45 हज़ार गाड़ियाँ जो हैं वो हर साल आ रही हैं और गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी रिड्यूस कर रही है, हर साल 10% ड्यूटी भी कम करनी है। तो 2030 तक तो ये 0% हो जाएगी, तो फिर लोग क्यों जाएंगे इस तरफ? देखिए, उसमें गवर्नमेंट ने जो कहा है वो ये है कि जहाँ पे वो इम्पोर्टेड CBUs की ड्यूटी रिड्यूस करेंगे वहाँ पे वो साथ साथ CKD की भी ड्यूटी रिड्यूस करेंगे। तो वो एक ऐसा माहौल होगा जब ओवरऑल सारी ड्यूटीज रिड्यूस हो जाएंगी तो गाड़ियाँ शायद आपको पाकिस्तान में सस्ती मिल सकें। इसमें देखने की चीज़ एक और भी है कि हम जो बात करें कि गाड़ियाँ कैसे बिकेंगी ज़्यादा या लोग कैसे ख़रीद पाएंगे, देखने की चीज़ ये है कि अभी जो सेल टैक्स है पाकिस्तान में तकरीबन हर आइटम पे 18% है, सिर्फ जो लग्जरी गुड्स हैं उस पर 25% का सेल टैक्स लगता है। गाड़ियाँ एक ऐसी चीज़ें जो 1400 सीसी और 4 मिलियन का जो ब्रैकेट है इनमें से जो भी आपका ट्रिगर होता है उस पर 25% का सेल टैक्स लगता है। तो पहले तो देखने की चीज़ ये है कि कौन डिसाइड कर रहा है कि आपकी 1400 सीसी की गाड़ी एक लग्जरी है या आपकी 4 मिलियन से ऊपर की जो गाड़ी है वो लग्जरी है, या 600 सीसी और 800 सीसी पे भी टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। तो आप ये देखें ना कि 4 मिलियन से नीचे पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ आती हैं, मुश्किल से 1-2। तो हर गाड़ी पे तो आप लग्जरी है मतलब आपके लिए हर गाड़ी,
और फिर अगर हम ग्लोबल मॉडल से भी कंपेयर कर लें, जहाँ पे दुनिया में गाड़ियाँ महंगी हैं कई जगह पे ड्यूटी और टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से, आप सिंगापुर का एग्जांपल ले लें, तो कम से कम वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? तो जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और दूसरी तरफ आप गाड़ियाँ खरीदने को इतना मोटिवेट करते रहेंगे लोगों को, तो आई थिंक आप जितनी भी सप्लाई साइड पुश लाते हैं, डिमांड तो ग्रो नहीं होगी। एक लास्ट सजेशन कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कार सेल्स में इजाफा और ये जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ मौजूद रहें, काम करें, तो क्या ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो और जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी फ़ायदा हो? आई थिंक गवर्नमेंट को एंट्री लेवल गाड़ियों पे काम करना चाहिए जो कि कंज्यूमर की पहुंच में भी हो, और उन गाड़ियों के आप किट्स कह लें असेंबली के लिए या जो भी उनके पार्ट्स हों वो इतने महंगे भी नहीं हो कि आपके इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अगर वो सेगमेंट आपका ग्रो भी करता है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि 1400 सीसी या 2000 सीसी के ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं वो आपने नहीं आगे लेते हुए मतलब उसकी वॉल्यूम्स बढ़ानी पाकिस्तान में, तो कम से कम लोअर जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं उसको तो आप सस्ता करें। और मेन चीज़ इस पॉलिसी लाएँ। आज लोग कहते हैं या बात हो रही है कि ऑटो पॉलिसी नहीं आएगी, अब वाकई रूमर्स आ रही हैं कि जो प्लग इन हाइब्रिड्स और हाइब्रिड्स पे सेल टैक्स बढ़ा था वो शायद कम कर दें। तो एज अ कंज्यूमर जो मैंने गाड़ी 18% पे बुक करा के पे कर दिया, मेरा क्या कसूर है? कोई कंसिस्टेंसी पॉलिसी में होना ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर भी इस डर में ना रहे यार कि जो गाड़ी मैंने ली है वो 2 दिन बाद किसी टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से सस्ती हो जाएगी। 5 लाख 6 लाख 7 लाख का हिट बहुत बड़ा है कंज्यूमर के लिए। और अगर हम बड़े सेगमेंट की बात करें उसमें तो तकरीबन जो अभी इंक्रीज़ आया है वो आपकी 12 से 16 लाख रुपए तकरीबन गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी हैं अगर एक एवरेज ब्रैकेट की बात करें। तो आज उस ब्रैकेट में कोई गाड़ी बुक कराता है और हफ्ते बाद या महीने बाद गवर्नमेंट वो सेल टैक्स कम कर देती है, तो उसका क्या कसूर है इसमें? अच्छा, एक चीज़ हमने देखा कि इन नई कंपनियों के आने से एक छोटा सा कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हुआ और हमने देखा कि जैसे चैंगान है, फॉर्चूनर, टोयोटा ने फॉर्चूनर पे और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं 10-10, 15-15 लाख रुपए कम भी किए। तो आप नहीं समझते यहाँ भी थोड़ा कंज्यूमर को फ़ायदा होता है? देखिए, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस का तो फ़ायदा आ गया, लेकिन फिर वही वाली बात है, ये वो कंज्यूमर्स हैं जो ऑलरेडी इंपोर्टेड गाड़ियाँ यूज़ कर सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे। जो 8 मिलियन की गाड़ी ले रहे हैं वो शायद 8.5 मिलियन की एडिशनल ड्यूटीज़ भर के इंपोर्टेड गाड़ी भी ले लेता। तो इंपोर्ट का तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ गया। और इसमें एक चीज़ हमें और भी देखनी चाहिए कि जो हम ओवरऑल लोकलाइजेशन को डिमोनाइज़ करते हैं पाकिस्तान में, कि पुराने प्लेयर्स ने लोकलाइजेशन बिल्कुल नहीं की और इंपोर्ट रिलायंस है और ये वो। इसमें आपको इकॉनमीज़ ऑफ स्केल देखने की बात है। जो यूनिट पाकिस्तान में ज़्यादा बिकते हैं उनके रनिंग आइटम है, उनकी तो लोकलाइजेशन अप टू 60-70% अगर हम वॉल्यूम टर्म से बात करें। तो अगर आपकी ऑटो मार्केट है ही इतनी छोटी और वो ग्रो ही नहीं कर सकती, तो कोई भी कंपनी लोकल पार्ट क्यों बनाएगी जो उनको महंगा पड़ता है कंपेरेटिवली इंपोर्टेड से? अगर इसमें आप कहते हैं कि आप ड्यूटीज़ लगा दें, इंपोर्टेड पार्ट और महंगा करें ताकि वो फोर्सफुली लोकली गाड़ियों के पार्ट्स बनाएं, तो पास ऑन तो कंज्यूमर भी होगा ना, चाहे 50 प्लेयर हो, चाहे 30 प्लेयर हो, चाहे 15 प्लेयर हो। जब तक वो कमाएंगे नहीं वो तो यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे। दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो 100% लोकलाइजेशन कर रहा हो गाड़ी की, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर ही रहा होता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको गाड़ी बनानी है तो तकरीबन आप अगर साल के लाख इंजन आप बेच रहे हैं तो ट्रांसमिशन और गाड़ी का इंजन बनाना आपके लिए फीजिबल बनता है। अगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी से हम बात करें तो यहाँ पे तो हमारी टोटल मार्केट 2,06,000 की है, तो कौन ये वाला कैपेक्स करके यहाँ पे करेगा? और बात ये कि देखना ये चाहिए कि जो पार्ट आपको चाइना से सस्ता मिल रहा है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप नहीं कम्पीट कर सकते। आप ग्लोबली देखें, इस वक्त सारी ऑटो सेक्टर की कंपनीज काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज चाइना की गवर्नमेंट ने जितना सब्सिडाइज़ किया है उस सेक्टर को, वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और आप लोकल उसको बना के अगर ज़बरदस्ती बना के महंगा बेचना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। थैंक यू। उसामा नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ऑटो पॉलिसीज़ में तसलसल ना होने की वजह से जो ऑटो सेक्टर है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। कंज्यूमर के लिए कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नई ऑटो पॉलिसी हुकूमत जल्द अज जल्द अनाउंस करे ताकि जो मसले मसाइल हैं जल्द ख़त्म हो और ऑटो सेक्टर ग्रो कर सके।